नमस्कार। सुबह के 8 बज चुके हैं और वक्त हो चला है टॉप एजेंडे का। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। इस वक्त खबर शाहजहांपुर से है, जहां पर धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश। दो लोगों ने मस्जिद में घुसकर धार्मिक ग्रंथ जलाया। घटना से आक्रोशित सैकड़ों लोगों ने हंगामा किया। पुलिस ने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की बात कही है, तो मस्जिद के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किए गए हैं। सैयद शाह फखरे आलम मियां मस्जिद का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको शाहजहांपुर से दे रहे हैं, जहां पर मस्जिद में घुसकर ग्रंथों को जलाने का प्रयास किया गया है। तो धार्मिक सौहार्द कहीं ना कहीं बिगाड़ने की कोशिश में उपद्रवी नजर आए हैं। और देखिए, आप गिरफ्तारी का दौर शुरू हो रहा है। लगातार तलाश की जा रही है उन आरोपियों की, और पुलिस ने जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी के दावे किए हैं। इसके साथ ही मस्जिद के बाहर तमाम पुलिस बल तैनात है, ताकि किसी भी तरह का कोई हंगामा नजर ना आए। तो घटना से आक्रोशित है, सैकड़ों लोगों ने हंगामा भी किया। तो मस्जिद के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। तो किस तरह से धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है शाहजहांपुर में। तो मस्जिद के अंदर घुसकर धार्मिक ग्रंथ जलाया। हालांकि अब आरोपियों की तलाश की जा रही है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शाहजहांपुर से दीपक दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या कुछ जानकारी इस पूरी घटना को लेकर मिल रही है? अधिकारियों की तरफ से क्या जानकारी दी गई है? तो आपको बता दें शाहजहांपुर में कल है कैसे के माध्यम से चिन्हित कर लिया कि कौन मस्जिद के अंदर गया था और किस तरह से वो ग्रंथ वो जलाया गया था। तो अब ये देखना है कि आखिर पुलिस ने उन लोगों को चिन्हित किया है तो कब तक गिरफ्तारी करेगी। पहला सवाल ये उठता है। दूसरा सवाल ये है कि आखिर जब ये धार्मिक ग्रंथ जलाया गया था जी। तो तरह से वहां पर रखा हुआ था। तो फिर जब वो धार्मिक ग्रंथ जलने के बाद एक तो लोहे का एक होता है बिल्कुल दीपक, आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तकनीकी दिक्कतों की वजह से आपकी बात साफ नहीं हो पा रही है, लेकिन आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर शाहजहांपुर से इस वक्त दे दें कि धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने का मामला सामने आया है, जहां पर मस्जिद के अंदर घुसकर ग्रंथों को जलाने का प्रयास किया गया। और देखिए, इस पूरे मामले को लेकर इलाके में हंगामे का माहौल था। सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए और इस पर कहीं ना कहीं आक्रोश व्यक्त किया। तो इस पूरे मामले को देखते हुए पुलिस बल की भी तैनाती कर दी गई है। बड़ी संख्या में मस्जिद के बाहर पुलिस बल तैनात है। तो वहीं पुलिस की तरफ से यह दावा भी किया जा रहा है कि जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी होगी। हालांकि आप देखिए, रात का ये पूरा मामला था, किस तरह से भीड़ भी वहां इकट्ठा हो गई थी इस दौरान, और लोगों में आक्रोश था इस पूरे मामले को लेकर। लगातार दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, चूंकि आपकी बात साफ नहीं हो पाई थी, अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दी गई है? क्या कार्रवाई की जा रही है अभी? बिल्कुल कल बिजलीपुरा का मामला है, जहां पर थाना कोतवाली क्षेत्र का, जहां पर एक धार्मिक ग्रंथ जलाया गया था और उसको लेकर पुलिस ने दो लोगों को चिन्हित भी कर लिया है सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से। अब ये देखना होगा कि आखिर जो धार्मिक ग्रंथ था, जब वो जलाया गया था उसके बाद वो लोग किधर गए हैं। उनकी तलाश में लगातार कई टीमें पुलिस अधीक्षक एहसानंद लगा दी हैं। अब देखना ये होगा कि जो धार्मिक ग्रंथ कल थाना कोतवाली क्षेत्र में जलाया गया था, तो कहीं न कहीं उसमें क्या कोई किसकी बड़ी साजिश थी या किसी साजिश को लेकर ये हुआ था। लेकिन अब देखना होगा, कहीं न कहीं इस मामले में जब ये धार्मिक ग्रंथ जलाने की बात आई है तो पुलिस अधीक्षक स्वयं उन टीमों को उन्होंने लगा दिया है। सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से उन लोगों को चिन्हित भी किया जा चुका है कि ये कौन लोग थे, आखिर क्यों इनको धार्मिक ग्रंथ जलाना। लेकिन जब बड़ा बवाल कल हुआ था तो पुलिस अधीक्षक खुद स्वयं वहां पहुंचे थे और लोगों को समझाने की बात की थी। देखिए, शाहजहांपुर की अगर बात की जाए तो ये शाहजहांपुर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्ला खां का एक ये जनपद है, जहां पर यहाँ के शहीद हुए हैं। अशफाकुल्ला खां की बात की जाए, चाहे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की बात की जाए, क्योंकि शाहजहांपुर की जो
वो जो भाईचारे की बात आती है तो दोनों जी। लोगों का कहीं न कहीं एक नाम आता है। तो ऐसे में यहाँ का जो सौहार्द है वो बिगाड़ने की बात को लेकर के पुलिस तक ने एक अपना बयान जारी किया था। उन्होंने खुद कहा था कि वो जो लोग हैं, जो इस लोग में साजिश में शामिल लोग हैं, उनको कहीं न कहीं वो जल्द गिरफ्तारी कर लेंगे और इस पूरे जिले की जो सौहार्द है वो नहीं बिगड़ने देंगे। तो कहीं न कहीं उन लोगों को देखिए चिन्हित कर लिया गया है और सीसीटीवी के माध्यम से। अब देखना ये है कि आखिर उन लोगों की गिरफ्तारी कब होगी। लेकिन जब गिरफ्तारी होगी तो उसमें सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर ये धार्मिक ग्रंथ था वो क्यों जलाया गया? क्या किसी की कोई वजह रही है या वो लोग क्यों मस्जिद के अंदर गए थे, ये देखना होगा। लेकिन अभी पुलिस की गिरफ्तारी होने के बाद ही ये सब चीजें सामने आएंगी, क्योंकि बहुत बड़ी बात है कि जब कल बवाल हो रहा था तो स्वयं पुलिस अधीक्षक ने आश्वासन दिया था लोगों को, जो भीड़ थी उसको समझाया था कि उन्होंने ये भी कहा था कि आगे ऐसा कुछ भी नहीं होगा और जो लोग इस साजिश में शामिल है उनको गिरफ्तार किया जाएगा। तो कहीं न कहीं कल लोगों का गुस्सा था, लोगों ने जो होर्डिंग्स वगैरह लगी थी उसको भी जलाया वहां पर, क्योंकि ये बड़ी ये जिस तरह का ये कल बवाल हुआ वो एक बवाल अलग था। क्योंकि जब से शाहजहांपुर की अगर बात की जाए तो पुलिस अधीक्षक एहसानंद यहाँ पर आए हैं तो उन्होंने एक बड़ी जिम्मेदारी संभाली है, बड़ी लोगों को समझाने की बात की है। हालांकि पुलिस बल पूरा वहां मौजूद था और जो लोग भी है वो भी वहां पर मौजूद थे, क्योंकि सब कहीं न कहीं ये बात जब धार्मिक ग्रंथ की जलाने की बात आती है जी। तो लोगों के मन में जो गुस्सा था वो वहां गुस्सा अपना वो निकाल रहे थे कि कहीं आगजनी हो रही थी तो कहीं होर्डिंग्स जो थे वो रोड पे रख के जलाए जा रहे थे। तो ये अब जब गिरफ्तारी होगी उसके बाद ही ये साफ पता चल पाएगा कि आखिर क्या मामला था, क्यों धार्मिक ग्रंथ जलाया गया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए दीपक। बढ़ेंगे आगे। गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है। 441 पोलिंग बूथ पर कराया जा रहा है मतदान। तो आज ईवीएम में कैद होगी प्रत्याशियों की किस्मत। अमन गिरी और विनय तिवारी के बीच ये मुकाबला है। उपचुनाव में करीब 3,90,000 मतदाता वोट डालेंगे और शाम 6 बजे तक ये वोटिंग प्रक्रिया चलेगी। तो बेहद महत्वपूर्ण दिन, जहां एक तरफ बीजेपी के साख का सवाल है तो वहीं दूसरी तरफ सपा की तरफ से यह कोशिश होगी कि एक बार फिर से अपनी जमीन तराशती हुई नजर आएगी। तो ईवीएम में आज प्रत्याशियों की किस्मत कैद हो जाएगी। देखिए 7 प्रत्याशी इस मुकाबले में हैं, लेकिन जो महामुकाबला माना जा रहा है वो बीजेपी और सपा के बीच माना जा रहा है, जहां बीजेपी की तरफ से अमन गिरी है जो अरविंद गिरी के पुत्र है। इसके साथ ही साथ विनय तिवारी सपा की तरफ से है। कहीं ना कहीं ब्राह्मण उम्मीदवार दोनों ही पार्टियों की तरफ से, और बेहद दिलचस्प मुकाबला माना जा रहा है, जहां विनय तिवारी का भी एक अपना महत्व है, एक अपना वर्चस्व है उनका और एक अलग प्रभाव भी है। तो अमन गिरी चूंकि अरविंद गिरी के पुत्र हैं तो कहीं ना कहीं जनता उन पर भरोसा भी जता सकती है। हालांकि लगातार कई मुद्दों के साथ जनता पहुंच रही है और हमारे सहयोगी भी हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरह से वहां पर चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। धीरे धीरे कर जनता वहां पर पहुंच रही है, मतदाता वहां पहुंच रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और अपने मुद्दों के साथ मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। 7 बजे से ये मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, शाम 6 बजे तक चलेगी। हालांकि तराई इलाका है तो ठंड भी ज्यादा होती है, इसीलिए कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके घर से लोग निकल रहे हैं और जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा वैसे वैसे लोगों की संख्या भी मानी जा रही है कि बढ़ेगी। हालांकि उपचुनाव है, लोगों की रुचि भी थोड़ी कम होती है उपचुनाव को लेकर, लेकिन जिस तरह से गोला गोकर्णनाथ का चुनावी प्रतिशत रहा है, मतदान प्रतिशत रहा है, उससे माना जा रहा है कि इस बार भी वोटिंग अच्छी हो सकती है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवध जायसवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसके साथ ही अश्विनी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अवध, सबसे पहले आपके पास आऊंगी क्योंकि अब 1 घंटे का वक्त बीत चुका है और किस तरह की अभी तस्वीर है, कितनी संख्या में अब लोग आ रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे समय आगे बढ़ रहा है, लोगों के आने की संख्या भी हो सकता है और ज्यादा बढ़ रही हो। देखिए ऋतु, जिस तरीके से मौसम खुल रहा है, धीरे धीरे मौसम खुल रहा है तो मतदाता जो है गोला विधानसभा का धीरे धीरे घर से निकलने लगा है। अब धीरे धीरे जो मतदान केंद्र है, मतदान
बूथ हैं वहां पर धीरे धीरे मतदाता पहुंच रहा है और वोट डाल रहा है। तो जिस तरीके से मौसम खुलता जाएगा, ये तराई क्षेत्र है, जिस तरीके से मौसम खुलता जाएगा लोग जी मतदान करने के लिए निकलेंगे और जो मतदान का प्रतिशत है वो बेहतर अच्छा रहेगा, क्योंकि हर बार जब मतदान यहाँ होता है तो यहाँ का जो मतदान प्रतिशत है हमेशा अच्छा रहा है। तो इस बार भी मतदाता बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, चूंकि तराई क्षेत्र है, लोग अपने मुद्दों पे वोट करना चाहते हैं, लोग अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, लोग सरकार में साझा करना चाहते हैं, अपने जो मत है उसका मताधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर पूरे क्षेत्र में जो पूरा गोला विधानसभा का क्षेत्र है, यहाँ पर मतदान अच्छी संख्या में होगा और इसका प्रतिशत बढ़ेगा। अब हल्की जो ठंड है तो कम पड़ी है, लोग घर से निकलना शुरू हुए हैं, महिलाएं भी निकल रही हैं, तो धीरे धीरे ये जो मतदान केंद्र है, ये मतदान केंद्रों पर जो मतदाता है वो धीरे धीरे पहुंचने लगा है। जी बिल्कुल अवध। और देखिए मतदाता धीरे धीरे करके निकल रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने मुद्दों के साथ इस वक्त मतदान भी कर रहे होंगे और कई सारी चीजें उनके मन में भी चल रही होगी कि किन मुद्दों को लेकर उन्हें किस प्रत्याशी पर वोट डालना है, ये भी सोचना होगा। इसके साथ हमारे साथ लगातार अश्विनी भी जुड़े हुए हैं। अश्विनी, क्या आपसे समझना चाहेंगे कितना महत्वपूर्ण ये उपचुनाव हो जाता है, चाहे वो बीजेपी हो या फिर सपा हो? बिल्कुल। चाहे जब चुनाव होता है तो दोनों पार्टी चाहे जो भी पार्टी चुनाव लड़ती है उनके लिए कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण होता है। बेहद महत्वपूर्ण इसलिए होता है कि सत्ता पक्ष में जो पार्टी होती है उसको ये बताना होता है कि उसने उसका जो कार्यकाल रहा है उस समय तक का वो बेहतर रहा है, जनता ने उसको फिर से एक बार स्वीकार किया। तो वहीं दूसरी ओर जो दूसरी विपक्षी मुख्य पार्टी होती है वो ये बताने की कोशिश करती है कि सरकार ने बेहतर काम नहीं किया है, जिसके चलते जो विपक्ष को जनता ने चुना है। हालांकि ये चुनाव अगर की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इसका पड़ना ज्यादा भारी माना जा रहा है, क्योंकि कई चीजें जुड़ी है। एक तो सत्ता है प्रदेश में उनकी, जब प्रदेश में सत्ता होती है, उपचुनाव होते तो कहीं ना कहीं लोगों का जो झुकाव होता है वो सत्ता की ओर होता है, क्योंकि उनको पता है अभी लंबे समय तक सरकार चलने वाली है और ऐसे में तमाम चीजें होंगी जो उनके लिए फायदेमंद होगी। दूसरी ओर सहानुभूति वोट जो है वो अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ में या अमन गिरी के साथ में है। तीसरी है कि जो एक तरीके से जो इनके पिता थे अमन गिरी के, अरविंद गिरी, उन्होंने जो एक तरीके से साम्राज्य खड़ा किया था अपना, उसको ध्वस्त करना एकाएक इतना आसान किसी भी पार्टी के लिए नहीं, क्योंकि लंबे समय तक वो 5 बार विधायक रहना किसी एक जगह से बड़ी बात होती है निश्चित तौर पर। इसके अलावा बात करें जिस तरह से क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में किया था वो भी काफी मायने रखता है। पूरे जिले में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का कहीं ना नामो निशान नहीं खड़ा होने दिया था भारतीय जनता पार्टी ने। तो ऐसे में तमाम जो प्लस पॉइंट है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। लेकिन दूसरी ओर वही बात करें, जो इस बार का कैंडिडेट समाजवादी पार्टी ने दिया, कहीं ना कहीं उसमें उस कैंडिडेट्स के चलते कहीं ना कहीं चुनाव थोड़ा सा टफ तो हो रहा है, क्योंकि जो एक तरीके से कहें गणित भारतीय जनता पार्टी ने लगाई थी कि ब्राह्मण वोट है, बड़ा संख्या में ब्राह्मण वोट वहां का, उसको अपनी तरफ झुकाया जाए, तो समाजवादी पार्टी ने वही तरकीब अपनाई और ब्राह्मण कैंडिडेट ही वहां से उतार दिया। तो निश्चित तौर पर अब ये चीज थोड़ा सा दोनों पार्टियों के लिए मुश्किल है कि समझना कि आखिर वहां का ब्राह्मण जो है वो किस ओर जा रहा है, क्योंकि एक और भारतीय जनता पार्टी है जो अभी लंबे समय तक, लगभग 4.5 साल तक यहाँ पर राज करेगी, तो दूसरी ओर वहां की जनता के लिए एक विकल्प है। अगर पसंद उनको नहीं आ रहे हैं, वहां की राजनीति पसंद नहीं आ रही हो, तो वो अपना विकल्प खोल सकते हैं, नया विकल्प चुन सकते हैं। हालांकि जो राजनीति के जानकार हैं उनका मानना है कि जब उपचुनाव होता है, किसी विधायक की सिटिंग विधायक सिटिंग या एमपी की मौत होती है, तो उसके बाद अगर परिवार से कोई चुनाव लड़ता है तो निश्चित तौर पर झुकाव लोगों का, जनता का उन्हीं की तरफ होता है, सहानुभूति का वोट होता है, वोट बैंक वो उनकी तरफ होता है। तो इस ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का पड़ल थोड़ा भारी लग रहा है। हालांकि समाजवादी पार्टी भी पूरी अपनी ताकत झोंके हुई है और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का ये मानना है कि चुनाव उनके पक्ष में है और जीत उनकी होगी। हालांकि जब वोटिंग होने के बाद में जब मतगणना होगी तब ये चीजें क्लियर हो पाएंगी आखिर असली विजेता कौन है। जी बिल्कुल अश्विनी, और देखिए जब मतगणना होगी और उसी दौरान वो तस्वीर भी साफ हो पाएगी कि आखिर जनता ने किन पर भरोसा जताया हुआ है। अवध, चूंकि आप वहां पर बेहतर समझ सकते हैं राजनीतिक समीकरण वहां का क्या कुछ है, विनय तिवारी का कितना प्रभाव वहां पर है या अमन गिरी को कितना समर्थन जनता का मिलने वाला है? वही विनय तिवारी है जो 2012 में जब चुनाव हुआ था तो इन्होंने जो अरविंद गिरी, जो इनके अमन गिरी के पिता थे, उनको मैं हराया था, क्योंकि लेकिन उस समय वो कांग्रेस में थे, लेकिन 2017 का जब चुनाव हुआ तो वो यानी दोबारा यानी हुए मैं भाजपा के विधायक हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात समझना होगा कि ये पूरा जो बेल्ट है गोला विधानसभा का, इसका अधिकांश क्षेत्र जो है तराई क्षेत्र है।
यहाँ अभी भयानक बाढ़ आई थी, जिससे लोग तमाम जो फसलें थी वो नष्ट हो गई थी, तमाम तरीके के आम आदमी को नुकसान हुआ था, जिसको लेकर आदमी भी पसोपेश में है। और थोड़ा जो यहाँ के लोकल अधिकारी थे, उन्होंने उस स्तर पर जो बाढ़ पीड़ित थे उनका सहयोग नहीं किया, तो उसका भी इम्पैक्ट जा रहा है। थोड़ा विरोध लोग कर रहे हैं कि इस तरीके का सरकार में होते हुए लोगों को किस तरीके से उनको उनकी समस्याओं को नहीं सुना गया। लेकिन अरविंद गिरी का कद इतना बड़ा था, उसके सामने जो सारी समस्याएं हैं सब बौनी साबित होती हैं। चाहे अरविंद गिरी ने जो गोला विधानसभा था, छोटी काशी कही जाती है, इसको कॉरिडोर जिस तरीके से काशी का कॉरिडोर बना है, उसी तरीके से बनाने के लिए मुख्यमंत्री से पहल की थी। मुख्यमंत्री ने वादा भी किया था। अभी जब मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर उद्बोधन हुआ था तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि छोटी काशी जो है गोला, इसको कॉरिडोर बनाया जाएगा। और यहाँ क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा था गन्ना भुगतान का, तो उन्होंने साफ तौर पर यह निर्देशित किया था, सभी मिल प्रबंधकों को निर्देशित किया था कि गन्ने का भुगतान कराया जाए। दूसरी बात यह है कि भाजपा के लिए चुनाव बेहद अहम है। जब भूपेंद्र सिंह जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उनका यह पहला चुनाव है। चूंकि संगठन मंत्री भी बदले थे धर्मपाल सैनी, तो इस लिहाज से भी भाजपा के लिए अहम चुनाव है। शायद यही कारण था कि प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह यहाँ कई बार दौरा किया उन्होंने, और कई दिनों तक यहाँ पूरे चुनाव की कमान संभाली और चुनाव में कार्यकर्ताओं से सीधे बात की, संगठन से सीधे बात की कि किसी तरीके से चुनाव को लूज न किया जाए। चूंकि आगे नवंबर, दिसंबर और जनवरी में संभवतः निकाय चुनाव होने हैं, तो भाजपा किसी तरीके से इस मूड में नहीं है कि इस चुनाव में कोई भी कोताही बरती जाए। इसीलिए 40 से 41 स्टार प्रचारक उतारे, 15-16 यानी मंत्री पूरा कैंपेन करते रहे। लेकिन अब आज जब मतदान का बारी है, तो मतदाता जो है वो किन मुद्दों पर वोट कर रहा है, किस तरीके से जो 7 प्रत्याशी हैं उनके भाग्य का फैसला कर रहा है। और सबसे अहम बात है कि जब बसपा और कांग्रेस ने प्रत्याशी नहीं उतारे तो मामला जो है बेहद दिलचस्प हो गया। क्योंकि जो ब्राह्मण मतदाता है उस पे विनय तिवारी काफी सेंधमारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो मुस्लिम मतदाता है, वो जो बसपा में डाइवर्ट हो जाता था या बसपा में वितरित हो जाता था, वो इस बार नहीं हो रहा, वो सीधे तौर पर सपा को यानी जाने का अनुमान लोग लगा रहे हैं। तो जिस तरीके यही कई ऐसे राजनीतिक समीकरण है जो विनय तिवारी और अमन गिरी को आमने सामने लाकर खड़ा करते हैं और कड़ी टक्कर देते हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार जिस तरीके से मतदाताओं के अंदर संपैथी है लोगों के प्रति, अरविंद गिरी के चूंकि पुत्र है वो, तो लोगों को ये भी पता है कि अरविंद गिरी ने उनके दुख सुख में साथ दिया है। अब आज वो नहीं है तो लोग इस भावनाओं में बह रहे हैं। लेकिन इधर जो विनय तिवारी जो जातिगत आंकड़ों को लेकर काफी सेंधमारी कर रहे हैं। तो कुल मिला के कहा जाए कि जो मुकाबला है बेहद दिलचस्प है और कांटे की टक्कर सपा और भाजपा में दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल कांटे की टक्कर है और कहीं ना कहीं एक तरफ पिता का प्रभाव है। क्या पिता के प्रभाव पर भरोसा जनता जताती है, पुत्र पर भरोसा जताती है, या फिर जिस तरह से समीकरण है, जातीय समीकरण है, वो समझने की कोशिश करती है, या मुद्दों के साथ जनता जाती है। हमारे साथ अश्विनी अगर जिक्र करें बीजेपी का, अगर पूरा प्रचार प्रसार देखें तो देखिए पूरी ताकत, हमेशा हम कहते हैं कि बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है, चुनाव छोटा हो या फिर बड़ी ताकत के साथ चुनाव प्रचार करती है। और ऐसा ही जो तस्वीर है वो गोला गोकर्णनाथ विधानसभा में भी देखने को मिली। लेकिन अगर सपा का जिक्र करें तो सपा का चुनाव प्रचार जो है वो उतना प्रभावी नहीं दिखा। हालांकि देखिए जहां एक तरफ बीजेपी की बात है, कहीं ना कहीं साख का सवाल है उनके, तो वहीं सपा के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, जमीन तराशने के लिए बहुत कुछ था कि अगर शायद और ज्यादा कोशिश करते तो बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे। बिल्कुल। अभी हाल ही में निकाय चुनाव होने और ठीक उससे पहले ये उपचुनाव, हार जीत की अलग की बात है, लेकिन अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए चुनाव काफी अहम है। क्योंकि अगर जो भी पार्टी यहाँ पर बढ़त बनाएगी वो निश्चित तौर पर उसका सीधा संदेश जाएगा कि जब निकाय चुनाव होंगे तो उस पार्टी का दबदबा उस समय रहेगा। हालांकि अगर बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। जैसे हमारे सहयोगी ने बताया कि भूपेंद्र चौधरी उनका पहला चुनाव है बतौर प्रदेश अध्यक्ष,
तो ऐसे में उनकी साख भी दांव पर लगी है। वो भी चाहते हैं कि चुनाव जीते, लेकिन बेहतर अंतर से जीते, जिसमें पार्टी का रोल दिखाई गई। तो व्यक्तिगत चुनाव जीतना अलग बात हो गई कि लोग सिंपैथी साथ में थी, सहानुभूति के चलते वोट कर दिए, लेकिन अगर एक बड़ी जीत होती है तो कहीं ना कहीं उसका पार्टी का रोल भी दिखाई पड़ेगा कि आखिर पार्टी का रोल क्या रहा। क्योंकि जिस तरह से देखा गया, दर्जनों मंत्री वहां लगा दिए गए, खुद भूपेंद्र चौधरी लगातार दौरे कर रहे थे, मुख्यमंत्री तक वहां पहुंचे। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को अगर इनका जब रिजल्ट आए तो थोड़ा सा मीठा रहे, ऐसा मानना है भारतीय जनता पार्टी का, कि लगे कि भारतीय जनता पार्टी ने भी जमीन पर लड़ाई लड़ी है, ना कि सिर्फ अमन जोगिरी ने। दूसरी बात करें अगर समाजवादी पार्टी की ओर से, समाजवादी पार्टी की ओर से कोई बड़ा चेहरा फिलहाल वहां चुनाव प्रचार के लिए नहीं गया। बड़ा चेहरा की बात करें तो अखिलेश यादव का नाम आता है, धर्मेंद्र यादव, या फिर क्योंकि यादव परिवार के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है बड़ा चेहरा। आजम खान बड़ा चेहरा था, लेकिन खुद अपनी परेशानी से घिरे हुए, तो उनसे चुनाव प्रचार से की उम्मीद समाजवादी पार्टी समय नहीं कर पा रही है। बिल्कुल वहां पर जो चुनाव स्थिति बन रही है वो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत चेहरे बन रही है। अमन गिरी की बात करें या फिर विनय तिवारी की बात करें, लोगों का कहना है विनय तिवारी भी एक कहीं ना कहीं लोगों के अंदर पैठ बना रहे हैं। जो जैसे बताया कि हमारे सहयोगी ने कि जो ब्राह्मण वोट था, जो डिवाइड होता था, वो कहीं ना कहीं एक तरफा जाएगा। जिस भी पार्टी में जाएगा वो एक तरफा जाएगा और उसी की जीत होगी। अब देखना होगा कि ब्राह्मण वोटर है वो क्या समाजवादी पार्टी के साथ जाता है या फिर भारतीय जनता पार्टी के पास जाता है, ये तो जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। लेकिन ये लोगों का कहना है कि इस बार का जो चुनाव होगा वो ब्राह्मणों पर होगा कि आखिर ब्राह्मण का रुख क्या है वहां के, उसके बाद ही तय होगा कि आखिर जीतेगा कौन। जी ठीक है अवध, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। अश्विनी, आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे, बढ़ेंगे आगे। योगी कैबिनेट की आज बेहद अहम बैठक होने वाली है। सुबह 11 बजे लोक भवन में यह बैठक होगी। कैबिनेट की यह बैठक है जिसकी अध्यक्षता सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। आपको बता दें इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। देखिए, ये कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, लोक भवन में यह बैठक होगी और सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 11 बजे लोक भवन में यह बैठक आयोजित होगी और माना जा रहा है कि कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। तो देखिए, हर मंगलवार को ये बैठक आयोजित की जाती है, लेकिन इस बार बृहस्पतिवार यानी गुरुवार को आज के दिन ये बैठक आयोजित की गई है। तो बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है और देखिए, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर, उनके विकास से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर कई अहम प्रस्ताव आ सकते हैं, ये माना जा रहा है, उन पर मुहर लग सकती है। और ज्यादा जानकारी के साथ अश्विनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी, आज अहम बैठक होने वाली है, कैबिनेट की ये बैठक है। देखिए, हर मंगलवार को ऐसी तस्वीरें हम देखने को मिलती है, लेकिन आज गुरुवार है और इस दिन बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ लेने जा रहे हैं और माना जा रहा है कि कई अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लगेगी। बिल्कुल, अमूमन मंगलवार के दिन बैठकें होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो गोला चुनाव था उसके चलते आचार संहिता लगी थी, इसके चलते कहीं ना कहीं मंगल को बैठक ना होकर के आज के दिन बैठक हो रही। अगर बात करें आज कैबिनेट बैठक होनी है तो उस दौरान कहीं ना कहीं कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। 11 बजे के लोक भवन में बैठक होनी है, मुख्यमंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे क्योंकि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जनता से जुड़े हुए जिनको लेकर के जो प्रस्ताव हैं इस बैठक में आ सकते हैं और उन पर अंतिम मोहर लग सकती है, जिसमें शिक्षा हो सकती है, शिक्षा हो सकती है, औद्योगिक विकास हो सकता है, क्योंकि औद्योगिक विकास को लेकर के इस समय उत्तर प्रदेश सरकार काफी सजग है। अभी हाल ही में देखा गया कि तमाम बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं औद्योगिक विकास से जुड़े हुए वो लॉन्च किए गए। निश्चित तौर पर निवेश को बढ़ाने को लेकर के भी कोई प्रस्ताव आ सकता है, किस तरह से निवेश बढ़े उत्तर प्रदेश में, इसको लेकर के भी प्रस्ताव आ सकता है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग है उससे जुड़ा प्रस्ताव आ सकता है, शिक्षा विभाग से जुड़ा प्रस्ताव आ सकता है। निश्चित तौर पर तमाम प्रस्ताव हैं जो आज कैबिनेट के सामने रखे जा सकते हैं और उन पर अंतिम मोहर लग सकती है। जी ठीक है अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।